फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द शॉर्ट सर्किट ट्रांजिएंट इन सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन में शॉर्ट सर्किट ट्रांजिएंट जो फिनोमिना होता है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने देखा था कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम के बारे में हमने पढ़ा था। कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम, कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम के बारे में हमने पढ़ा था। और ये थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, कि किसी भी इंडक्टर से जो फ्लक्स लिंक होता है वो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होता। इंडक्टर मीन्स कोयल, तो किसी भी कोयल से जो फ्लक्स लिंक होता है वो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होता। और अगर ऐसी कोई कंडीशन अराइज होती है तो उस कोयल में एक यूनिडायरेक्शनल करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। दैट यूनिडायरेक्शनल करंट इज कॉल्ड डीसी ऑफसेट करंट। ये हमने लास्ट के लेक्चर में अंडरस्टैंड कर लिया था, समझ लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीटली सिंक्रोनस मशीन के शॉर्ट सर्किट ट्रांजिएंट के बारे में। मतलब जैसे ही सिंक्रोनस मशीन शॉर्ट सर्किट होती है, फॉल्ट सिंक्रोनस मशीन पे आता है, अल्टरनेटर पे आता है, तो अल्टरनेटर में क्या क्या घटनाएं होती है उन घटनाओं के बारे में हमको पढ़ना है और उससे क्या अफेक्ट होता है वो हमको पढ़ना है। इसके साथ साथ ही जैसे ही फॉल्ट आता है तो हमको अल्टरनेटर को या सिंक्रोनस मशीन को कैसे मॉड्यूल करना चाहिए, उसका सर्किट डायग्राम कैसे होता है, ये भी हमको देखना है। तो आप ध्यान से सुनते रहिए और ध्यान से देखते रहिए, और जो चीज़ें मैं बोलूँ, जिन जिन चीज़ों पे स्ट्रेस देके बोलूँ, एम्फोसिस करके बोलूँ, आप उनको समझने की कोशिश करते रहिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और जो टॉपिक मैं समझाना चाह रहा हूँ वो भी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, एक सिंक्रोनस मशीन का ही सिमेटिक डायग्राम बना लेते हैं। तो एक सिंक्रोनस मशीन का सिमेटिक डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूँ। ये सिंक्रोनस मशीन का एक स्टेटर है। सपोज दिस इज स्टेटर ऑफ द सिंक्रोनस मशीन। इसको थोड़ा राउंड शेप में कर लेते हैं। इसकी शेप बिगड़ गई है। तो ये सपोज एक स्टेटर है सिंक्रोनस मशीन का, तो ये स्टेटर हमने बना लिया सिंक्रोनस। जनरली हम अल्टरनेटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये सपोज एक सिंक्रोनस अल्टरनेटर है, ये उसका स्टेटर है और इसके अंदर हमने रख दिया एक सेलिएंट पोल टाइप रोटर। इसके अंदर क्या रख दिया हमने, एक सेलिएंट पोल टाइप रोटर। इसमें थोड़ा सा आप ये ध्यान रख लेना है कि बिल्कुल सेंटर में होगा, क्योंकि हाथ से बनाया जा रहा है तो इसमें थोड़ी डायमेंशन ऊपर नीचे हो सकती है। इसके अलावा समझने पर फोकस करें, हम सीखना क्या था। तो ये मैंने बना लिया सेलिएंट पोल टाइप रोटर। ये बन गया सेलिएंट पोल टाइप रोटर। अब हमको पता है कि सिंक्रोनस मशीन में जो रोटर होता है उसमें फील्ड वाइंडिंग होती है, तो मैंने इसमें फील्ड वाइंडिंग भी बाउंड कर देता हूँ। तो ये फील्ड वाइंडिंग मैंने इस पर बाउंड कर दी, ये फील्ड वाइंडिंग मैंने इस पर बाउंड कर दी। रोटर की ओरिएंटेशन किसी भी समय कुछ भी हो सकती है, ये हमको पता नहीं है। हमने कोई भी एक ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर दी, तो इस ओरिएंटेशन के करस्पॉन्डिंग हम रोटर को बना देंगे। तो ये क्या हो गया, तो ये बना दी हमने फील्ड वाइंडिंग। और आपको पता है कि फील्ड वाइंडिंग को हम डीसी सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं। तो ये भी है फील्ड वाइंडिंग का वोल्टेज, डीसी वोल्टेज हमने इसको प्रोवाइड करा दिया। तो यहाँ से आईएफ करंट फ्लो होने लग जाएगी, जिसकी वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, जिसको हम मेन फील्ड फ्लक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेन फील्ड फ्लक्स बोलेंगे। और जो उसकी एक्सिस होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सिस। जो मेन फील्ड फ्लक्स की एक्सिस होगी उसी को हम बोलेंगे डायरेक्ट एक्सिस। तो इस सिंक्रोनस मशीन के लिए ये डायरेक्ट एक्सिस हो गई इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन। साथ ही साथ हमको ये भी पता है कि सिंक्रोनस मशीन में डैम्पर बार्स भी कनेक्ट होते हैं, रोटर स्लॉट्स में डैम्पर बार्स भी होते हैं, तो हम डैम्पर बार्स को भी बना देते हैं। तो ये मैंने डैम्पर बार्स बना दिया। सिमिलरली इधर भी होंगे सिमिलर डैम्पर बार, रोटर के इस साइड में होंगे, तो ये हमने डैम्पर बार बना दिया। ये बना दिया हमने डैम्पर बार। इनका नामकरण भी कर देते हैं, 1 days 2 और 2 days। हमने इनको नेम भी दे दिया कि कौन से डैम्पर बार है, 1 days 2 days। सिमिलरली इधर भी होगा। तो ये डैम्पर बार है रोटर पे, और ये फील्ड वाइंडिंग है, ये रोटर है जो सेलिएंट पोल टाइप का है। और ये 3 फेज सिंक्रोनस अल्टरनेटर है। तो ये 3 फेज कनेक्शन हमने बाहर भी निकाल लिया। सपोज दिस इज 8 फेज, दिस इज 3 फेज, दिस इज
सिमिलरली जो स्टेटर होगा उस पर 3 फेज वाइंडिंग भी होगी। तो ये 3 फेज वाइंडिंग की दो कोयल साइड से मिलके दो कोयल साइड से मिलके कोयल बनती है। तो ये दो कोयल साइड हमने बना दी। ये क्या हो गई कोयल। मान लो ये एडेस कोयल है, ये फेज एक ही कोयल है, कंसंट्रेटेड कोयल हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो ये कोयल एडेस है। तो इससे 120 डिग्री में कौन सी कोयल होगी, कोयल बी, मतलब फेज बी की कोयल होगी। तो ये 120 डिग्री में हमने बोल दिया कि ये बी और ये बी डेस, फेज बी की कोयल हो गई बी बी डेस। इससे 120 डिग्री में किसकी होगी, फेज सी की होगी, सी और ये सी डेस। तो तीनों फेज की 3 कंसंट्रेटिंग कोयल हमने बना दी है स्टेटर पे। ये 3 कंसंट्रेटिंग कोयल हमने स्टेटर पे बना दी तीनों फेज की, कोयल ए डेस, कोयल बी बी डेस, कोयल सी सी डेस। अगर हम कोयल एक्सिस फाइंड आउट करना चाहें तो कोयल एक्सिस कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज फेज ए की कोयल एक्सिस हमको फाइंड आउट करनी है। तो फेज ए की कोयल एक्सिस के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो करंट यहाँ से एंटर होगा या फिर यहाँ से बाहर निकलेगा। सिमिलरली या तो करंट यहाँ से एंटर होगा या फिर यहाँ से बाहर निकलेगा। तो मैं कहता हूँ कि रोटर की इस डायरेक्शन में रोटेशन के लिए सपोज रोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा एस सिंक्रोनस एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, उस वक्त यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर इस ओरिएंटेशन के लिए यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पर क्रॉस पोलरिटी का प्रोडक्ट नहीं पोलरिटी का, यहाँ से करंट बाहर निकल रही है, डॉट का मीन्स बाहर निकल रही है, क्रॉस का मतलब करंट एंटर हो रही है। तो यहाँ पर अगर करंट एंटर हो रही है, यहाँ से करंट बाहर निकल रही है, रोटर की इस पोजीशन के लिए अगर मैं पोलरिटी सेलेक्ट करता हूँ, तो अगर मेरे को इस फेज की एक्सिस निकालनी होगी तो कैसे निकालूंगा, यहाँ से मैं अंगुली को एंटर करूँगा क्योंकि करंट यहाँ से एंटर हो रही है, और यहाँ से बाहर निकालूंगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ से करंट एंटर होती है, उधर से निकलती है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन। देखो यहाँ से करंट एंटर हो रही है, उधर से निकल रही है, तो इस तरीके से मुझे करना पड़ेगा। तो लंबी की डायरेक्शन होगी वही कोयल की एक्सिस होगी। तो ये कोयल एक्सिस हो गई, एक्सिस ऑफ ए डेस। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ ए डेस। अगर इधर क्रॉस होगा, इधर डॉट होगा, तो ये इधर की साइड हो जाएगी। कुल मिला के ये एक्सिस लाइन है, ये जो लाइन होगी वो फेज ए की एक्सिस लाइन होगी। सिमिलरली इससे 120 डिग्री पे फेज बी की होगी, फिर उससे 120 डिग्री पे फेज सी की होगी। तो ये फेज ए की एक्सिस हो गई, इधर बी की होगी और इधर 120 डिग्री पे सी की होगी। तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन सिंक्रोनस मशीन में होती है, 3 फेज सिंक्रोनस मशीन में। तो ये कंस्ट्रक्शन आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद हमको शॉर्ट सर्किटेड ट्रांजिएंट का एनालिसिस करने के लिए, स्टडी करने के लिए कुछ अजम्पशंस मानने पड़ेंगे। कुछ अजम्पशंस हम क्रिएट कर लेते हैं या फिर मान लेते हैं। वो अजम्पशंस क्या है कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस जो है उसको हम नियरली इक्वल टू 0 मान लेते हैं, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे होती है। ये क्या है, स्टेटर है सिंक्रोनस मशीन का, और हमको पता है कि सिंक्रोनस मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे होती है। तो स्टेटर आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमने क्या मान लिया, आर्मेचर रेजिस्टेंस हमने मान लिया नेग्लिजिबल। दूसरा हमने ये मान लिया कि जब फॉल्ट हुआ जब फॉल्ट हुआ अल्टरनेटर पे, शॉर्ट सर्किट जब अल्टरनेटर पे हुआ, उससे पहले अल्टरनेटर क्या है, ओपन सर्किटेड। क्या है, ओपन सर्किटेड। फॉल्ट से पहले हमने माना कि अल्टरनेटर ओपन सर्किटेड है। और तीसरा अजम्पशन हमने ये मान लिया, ये अजम्पशन हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इससे हमको सहूलियत हो जाती है एनालिसिस करने में, कुछ चीज़ें हम इजीली प्रिडिक्ट कर पाते हैं, इसलिए हम ये अजम्पशन मान रहे हैं। और आपको समझ में भी आएगा कि ऐसा अजम्पशन मानने से हमारा प्रिडिक्शन कैसे इजी हो जाता है। जैसे जैसे आप वीडियो को देखते रहोगे आपको ये बात भी समझ में आएगी। तो तीसरा अजम्पशन ये है कि तीनों फेज पे फॉल्ट साइमल्टेनियसली होती है, मतलब 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट होती है कि तीनों फेज एक साथ शॉर्ट सर्किट होते हैं। तीसरा अजम्पशन हमने क्या माना कि तीनों फेज एक साथ शॉर्ट सर्किट होते हैं। तो हमने बोल दिया all three phases शॉर्ट सर्किटेड साइमल्टेनियसली। शॉर्ट सर्किटेड, CKTED का मतलब है सर्किटेड, पूरी स्पेलिंग नहीं लिखा, सर्किटेड साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली। तो ये 3 अजम्पशन हमने मान लिए। आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 0 है, ओपन सर्किट है बिफोर फॉल्ट, और तीसरा है कि जो जब फॉल्ट आएगी तो तीनों पे एक साथ आएगी। ये जो तीनों फेज हैं वो एक साथ शॉर्ट सर्किट होंगे, ये भी हमने अजम्पशन मान लिया। मतलब क्या माना हमने कि 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट होगी अल्टरनेटर में, ठीक है। अब जैसे अब हम आ जाते
जाते हैं एक्चुअल टॉपिक पर। ये कंस्ट्रक्शन हो गया, ये अजम्पशन हो गया। अब हम आ जाते हैं एक्चुअल में जो हम सीखना चाहते हैं कि जैसे ही फॉल्ट हुआ उससे पहले मुझे ये बताइए कि रोटर की सपोज ये ओरिएंटेशन है, तो इस ओरिएंटेशन को आप थोड़ी देर के लिए भूलिए। अगर मैं कहूँ कि रोटर इस ओरिएंटेशन में, इसका ये वाला पार्ट यहाँ पर है, इस पोजीशन पर है, ये वाला पार्ट इस पोजीशन पे, मतलब ये ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ गया। तो उस केस में ये जो ए फील्ड है, उस केस में जो ए फील्ड है उससे फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्योंकि देखो ए फेज की कॉइल किस तरीके से है, इस तरीके से, या फिर इस तरीके से। आप कैसे वायर को ऐसे घुमाओ चाहिए, ऐसे घुमाओ, बात एक ही है। तो इस कॉइल की जो ओरिएंटेशन है वो इस तरीके से है, और जब रोटर की ओरिएंटेशन जब ये यहाँ पर होगा और ये यहाँ पर होगा, बिकॉज मैंने फील्ड वाइंडिंग को इस तरीके से कनेक्ट किया है, ये एन पोल बनेगा, ये एस पोल बनेगा, तो सारा का सारा फ्लक्स लिंक किससे होगा, मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज वाइंडिंग ऐसे होगा। मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज वाइंडिंग ऐसे होगा अगर रोटर की हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए, ऐसी पोजीशन के लिए, इस पोजीशन के लिए, अगर घूम के यहाँ आ जाए, घूम के यहाँ आ जाए, तो इस पोजीशन के लिए मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज कॉइल ऐसे होगा। तो मैं शॉर्ट सर्किट हमारा मानते हैं हम कि जब अल्टरनेटर पे ये 3 फेज शॉर्ट सर्किट हुआ, वो किस पोजीशन पे हुआ, अल्टरनेटर की इस पोजीशन पे। जब ये पोल यहाँ पर है और ये पोल यहाँ पर है, मीन्स एन पोल यहाँ पर है और एस पोल यहाँ पर है, तो उस केस में क्या हुआ, सारा का सारा फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स ए फेज से लिंक कर रहा है, बी फेज और सी फेज से कम फ्लक्स लिंक कर रहा है। ठीक है, तो इस पोजीशन पे सपोज ये शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट से पहले आर्मेचर करंट कितनी है, बिफोर शॉर्ट सर्किट, क्योंकि ओपन सर्किट है तो आर्मेचर करंट कितनी है, 0। तो जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ, आर्मेचर से शॉर्ट सर्किट आर्मेचर करंट फ्लो होने लग गई, जो कि तीनों फेज से फ्लो होने लग जाएगी। तो शॉर्ट सर्किट आर्मेचर करंट तीनों फेज से फ्लो होने लग गई। जैसे ही शॉर्ट सर्किट आर्मेचर करंट तीनों फेज से फ्लो होने लग गई, तो आर्मेचर वाइंडिंग में क्या होने लग गया, करंट फ्लो होने लग गया। और आर्मेचर वाइंडिंग क्योंकि 120 डिग्री अपार्ट है, क्योंकि 120 डिग्री अपार्ट है, इसलिए आर्मेचर वाइंडिंग की वजह से भी एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। उस फ्लक्स की वैल्यू 3/2 φm होगी, और वो ns स्पीड से किसी भी एक डायरेक्शन में घूमेगा। उस डायरेक्शन को हम अभी यहाँ पर कंसिडर नहीं करना चाहते। एक्चुअल में वो घूमेगा लीडिंग फेज एक्सिस टू लैगिंग फेज एक्सिस की तरफ। तो हुआ क्या एक्चुअल में कि जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ अल्टरनेटर के शॉर्ट सर्किट होने से आर्मेचर करंट फ्लो होने लग गई, तीनों फेज में फ्लो होने लग गई, तो उसकी वजह से आर्मेचर फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, जो कि क्या हुआ, सिंक्रोनस स्पीड से लीडिंग फेज एक्सिस से लैगिंग फेज एक्सिस की तरफ घूमने लग गया। अब घूमने लग गया तो वो फ्लक्स क्या करेगा, या तो ये जो हमारा मेन फील्ड फ्लक्स है जो इस डायरेक्शन में होगा, जब ये रोटर की ओरिएंटेशन यहाँ पर होगी तो डायरेक्ट एक्सिस ये हो जाएगी, तो उस फ्लक्स को या तो क्या करेगा, 3 तरीके से इफेक्ट कर सकता है। जो आर्मेचर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा आर्मेचर वाइंडिंग में करंट फ्लो होने की वजह से, वो फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स को 3 तरीके से अफेक्ट कर सकता है। वो 3 तरीके क्या है, या तो क्रॉस मैग्नेटाइज कर सकता है, उसको क्या कर सकता है, क्रॉस मैग्नेटाइज कर सकता है, या डीमैग्नेटाइज कर सकता है, डीमैग्नेटाइज कर सकता है, डीमैग्नेटाइज कर सकता है, या फिर मैग्नेटाइज कर सकता है। ये 3 तरीके ऐसे हैं जो उस पर अफेक्ट डालेंगे। जैसे ही आर्मेचर वाइंडिंग में करंट फ्लो होने लगेगी, आर्मेचर वाइंडिंग का फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, वो फ्लक्स मेन फील्ड फ्लक्स को या तो क्रॉस मैग्नेटाइज करेगा, या डीमैग्नेटाइज करेगा, या फिर मैग्नेटाइज करेगा। तीनों केस में से कोई सी भी केस किस पे डिपेंड करेगी, रोटर की पोजीशन पे डिपेंड करेगी कि किस रोटर की किस पोजीशन पर फॉल्ट अकर्स हुआ है। फॉल्ट अकरिंग टाइम पर डिपेंड करेगा, शॉर्ट सर्किट के टाइम पर डिपेंड करेगा। तो पर शॉर्ट सर्किट टाइम पे से ये कौन सी चीज होगी वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब दूसरा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग हो सकता है, डीमैग्नेटाइज हो सकता है और मैग्नेटाइज हो सकता है। दूसरी एक और चीज, ये तीनों इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। अगर हम 3 फेज सिंक्रोनस मशीन के जो इसका सर्किट डायग्राम बनाए, इसका सर्किट मॉड्यूल बनाए, तो वो कैसा होता है, 3 फेज सिंक्रोनस मशीन का सर्किट मॉड्यूल ये होता है कि आर्मेचर में फील्ड ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, उसमें से आर्मेचर लीकेज फ्लक्स की वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, फिर आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस की वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, फिर आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, और बचा हुआ वोल्टेज
को हमने पहले अजम्पशन में 0 कर दिया, आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमने पहले ही 0 कर दिया। नो लोड के केस में क्योंकि आर्मेचर करंट में से कोई करंट फ्लो नहीं होती तो उस केस में ये भी 0 होता है, लेकिन क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने के बाद हम बना रहे हैं तो आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस भी इसमें इंक्लूड होगा। तो ये आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस, ये आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस और ये इंड्यूस्ड फील्ड ईएमएफ, सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन आर्मेचर वाइंडिंग, तो उसमें से इसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप जो कम होगा, फिर इसकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, दोनों माइनस होके बचा हुआ वोल्टेज हमको टर्मिनल पे मिल जाता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिंक्रोनस मशीन को मॉड्यूल करते हैं। ये 3 फेज सिंक्रोनस मशीन का किसी भी एक फेज का सर्किट डायग्राम है, ये चीज आप जानते हो। अब हम वापस अपनी इस बात पे आ जाते हैं कि 3 तरीके से इफेक्ट कर सकता है, क्रॉस मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज। हमारे केस में किस तरह से इफेक्ट करेगा वो भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन आप तो पहले ये मान के चलो कि तीनों ही केस में क्या होगा, चाहे वो क्रॉस मैग्नेटाइज करो, चाहे डीमैग्नेटाइज करो, चाहे मैग्नेटाइज करो, जिस इंस्टेंट पे फॉल्ट हुआ है उससे जस्ट पहले जो किसी भी कॉइल से फ्लक्स लिंक कर रहा था उस फ्लक्स को चेंज करेगा, या तो उसमें ऐड होगा या उससे सब्ट्रैक्ट होगा, यही होगा। कोई सा भी आर्मेचर रिएक्शन हो, या तो मेन फील्ड फ्लक्स को कम करेगा या फिर मेन फील्ड फ्लक्स को बढ़ाएगा, कुल मिला के चेंज करेगा। तो मेन फील्ड फ्लक्स में चेंज होने वाला है, मेन फील्ड फ्लक्स में चेंज होने वाला है, इसका मतलब क्या है, कोइल से जो फ्लक्स लिंक हो रहा है उसमें चेंज होने वाला है। कब? जैसे ही शॉर्ट सर्किट होते हैं तीनों फेज। तो अब क्या है, अब आप याद कीजिए प्रीवियस लेक्चर, उसमें हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम इंस्टेंटली किसी भी कॉइल से फ्लक्स चेंज नहीं हो सकता, और अगर होगा तो क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल करंट्स उसमें फ्लो होने लग जाएगी, जिनको हम डीसी ऑफसेट करंट बोलेंगे। तो जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा, क्योंकि इंस्टेंटली किसी भी फेज से फ्लक्स चेंज नहीं हो सकता, उसकी कॉइल से लिंकेज फ्लक्स चेंज नहीं हो सकता, तो अगर चेंज करना है, और क्योंकि ये चीजें होने वाली है, जैसे शॉर्ट सर्किट होगा आर्मेचर फ्लक्स आएगा, आर्मेचर फ्लक्स मेन फील्ड फ्लक्स को डिस्टॉर्ट करेगा, आइदर इट विल बी क्रॉस मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज और मैग्नेटाइज, किसी भी तरीके से हम माने पहले तो, अभी मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली होगा क्या, पर आपको तीनों में से कोई सा भी तरीका माने तो भी वो इसको अफेक्ट करेगा, और अफेक्ट करेगा तो इस फ्लक्स में चेंज होने वाला है। और कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम ये कहती है कि चेंज नहीं होना चाहिए, और अगर होता है तो क्या होगा, आर्मेचर वाइंडिंग के तीनों फेज में यूनिडायरेक्शनल करंट्स फ्लो होगी, दैट यूनिडायरेक्शनल करंट्स आर कॉल्ड डीसी ऑफसेट करंट्स। तो डीसी ऑफसेट करंट्स इंड्यूस हो जाएगी आर्मेचर के तीनों फेज में। अगर उसका मैं आपको टाइमिंग डायग्राम बताऊं कि किस तरीके से वो इंड्यूस्ड करंट्स, डीसी ऑफसेट करंट इंड्यूस्ड हो जाएगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये जो फेज ए की मैंने आर्मेचर करंट बनाई है, जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा फेज एम एस सिमेट्रिकल करंट के अलावा, जो स्टेडी स्टेट करंट के अलावा, फेज ए ही है, हाँ, स्टेडी स्टेट करंट के अलावा ये तो रिजल्टेंट करंट है, ये जो मैंने बनाई है साइनसोइडल टाइप की दिख रही है, ये रिजल्टेंट करंट है। इसके अलावा जो डैश डैश करंट है, ये जो डैश डैश वाली करंट है, ये कौन सी करंट है, ये इंड्यूस्ड डीसी ऑफसेट करंट है, तो ये ए फेज में हो जाएगी। अब ये जो मैंने टाइमिंग डायग्राम बनाया है आर्मेचर करंट का, वो रोटर की इस ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग बनाया है, रोटर की इस ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग बनाया है। तो इस ओरिएंटेशन से क्या होगा, फेज ए में अगर पॉजिटिव करंट इंड्यूस्ड होती है, तो अगर आप 3 फेज वेवफॉर्म बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि रोटर की इस पोजीशन के लिए अगर फेज ए में मैक्सिमम ये डायरेक्ट करंट, पॉजिटिव डायरेक्ट करंट इंड्यूस्ड होती है, तो फेज बी और सी में नेगेटिव डायरेक्ट करंट इंड्यूस्ड होगी। ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आप 3 फेज सप्लाई के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा। तो फेज बी और फेज सी में नेगेटिव डायरेक्शन में करंट्स इंड्यूस्ड हो जाएगी। आपको समझने की चीज़ यहाँ पर यह है कि तीनों फेज में डीसी ऑफसेट करंट इंड्यूस्ड होगी, जैसे तीनों फेज शॉर्ट सर्किट होंगे। वो क्यों होगी, अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम, इंस्टेंटली किसी भी कॉइल से लिंकेज फ्लक्स चेंज नहीं हो सकता। तो उम्मीद है मुझे आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक का कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि आर्मेचर वाइंडिंग के तीनों फेज में डीसी ऑफसेट करंट इंड्यूस हो जाएगी जैसे ही शॉर्ट सर्किट अल्टरनेटर होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम देखते हैं
अब हम इन तीनों में से किस तरह की आर्मेचर रिएक्शन इस अल्टरनेटर में होगी वो हम देखेंगे। तो देखिए, आर्मेचर रेजिस्टेंस को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया तो जो आर्मेचर वाइंडिंग के किसी भी फेज में से जो करंट फ्लो हो रही है, ये रिएक्टिव है, ये रिएक्टिव है, तो करंट कैसी फ्लो होगी यहाँ से? प्योर लेगिंग करंट फ्लो होगी, प्योर लेगिंग नेचर की करंट, प्योर लेगिंग करंट की प्योर लेगिंग नेचर की करंट फ्लो होगी आर्मेचर सर्किट में। और हमने देखा है कि जब भी आर्मेचर सर्किट में प्योर लेगिंग नेचर की करंट फ्लो होती है तो जो आर्मेचर रिएक्शन होती है वो डायरेक्ट डीमैग्नेटाइजिंग टाइप ऑफ आर्मेचर रिएक्शन होती है। कैसी होती है आर्मेचर रिएक्शन? डायरेक्ट डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। अगर प्योर लेगिंग करंट फ्लो होती है आर्मेचर में तो उसकी वजह से जो 3 फेज सिंक्रोनस मशीन में आर्मेचर रिएक्शन होती है वो डायरेक्ट डीमैग्नेटाइजिंग नेचर की होती है। और डायरेक्ट डीमैग्नेटाइजिंग नेचर का मतलब क्या है? मेन फील्ड फ्लक्स को अपोज करता है। कौन अपोज करता है? इस आर्मेचर वाइंडिंग की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है उसकी एक्सिस और डायरेक्ट एक्सिस कोइंसाइड करती है, पर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। मतलब क्या है कि अगर ये फील्ड फ्लक्स है, इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं, अगर ये फील्ड फ्लक्स है, ये फाई एफ है, फील्ड वाइंडिंग की वजह से प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स है, तो डायरेक्ट डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन का मतलब क्या है कि जो आर्मेचर वाइंडिंग की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा फाई ए आर, आर्मेचर वाइंडिंग, वो उसके जस्ट अपोजिट होगा। तो वो क्या करेगा? इसको कम कर देगा, इसको कम कर देगा। ठीक है, तो डायरेक्ट डीमैग्नेटाइज्ड टाइप ऑफ आर्मेचर रिएक्शन होगी। डायरेक्ट डीमैग्नेटाइजिंग टाइप ऑफ आर्मेचर रिएक्शन होगी तो क्या होगा? जो ये मेन फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, जो यहाँ पर एन पोल बन रहा है, यहाँ पर एस पोल बन रहा है, इस डायरेक्ट एक्सिस के अलोंग वो फ्लक्स कम होगा, वो फ्लक्स कम होगा। अब फिर आप क्या करो? कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम याद करो कि किसी भी कोइल से जो लिंकेज फ्लक्स होता है वो इंस्टेंटली चेंज नहीं हो सकता। तो क्योंकि डायरेक्ट डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन मेन फील्ड फ्लक्स को, तो डायरेक्ट एक्सिस में फील्ड वाइंडिंग की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है, उस फ्लक्स को कम करेगा, और कम करेगा तो ये कम होने नहीं देगी, फील्ड वाइंडिंग कम होने नहीं देगी। तो क्या होगा? वही फील्ड वाइंडिंग में भी डीसी ऑफसेट करंट इंड्यूस्ड होगा, फील्ड वाइंडिंग में भी डीसी ऑफसेट करंट इंड्यूस्ड होगा। सिमिलरली जो डैम्पर वाइंडिंग है यही फ्लक्स लिंक कर रहा है उस कॉइल से, डैम्पर वाइंडिंग की कॉइल से भी सेम फ्लक्स लिंक कर रहा है, तो उससे भी क्या होगा? फ्लक्स में चेंज होगा। तो डैम्पर वाइंडिंग भी उस फ्लक्स को चेंज नहीं होने देगी इंस्टेंटेनियसली। तो इंस्टेंटेनियसली फ्लक्स चेंज नहीं हो, इसके लिए अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम डैम्पर वाइंडिंग में भी डीसी ऑफसेट करंट्स इंड्यूस्ड हो जाएंगे। तो हुआ क्या कि अल्टरनेटर में डायरेक्ट डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होने की वजह से, वो क्यों हुई है? वो इसके 3 फेज शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हुई है, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हुई है। और क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हुई है और हमने आर्मेचर रेजिस्टेंस पहले से नेग्लेक्ट मान लिया है, तो डायरेक्ट डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होने की वजह से मेन फील्ड फ्लक्स कम होता है। मेन फील्ड फ्लक्स अचानक कम हो नहीं सकता, इसके लिए फील्ड वाइंडिंग और डैम्पर वाइंडिंग क्या करेगी? जितना फील्ड फ्लक्स कम हुआ है या होना है उसके प्रोपोर्शनल में डायरेक्ट करंट इंड्यूस्ड कर ले। तो फील्ड वाइंडिंग में भी और डैम्पर वाइंडिंग में भी डायरेक्ट करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आए? फील्ड वाइंडिंग और डैम्पर वाइंडिंग में भी डायरेक्ट करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, मतलब डीसी ऑफसेट करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। अब ये करंट रहेगा कितनी देर? अब ये बात आती है कि ये जो डीसी ऑफसेट करंट हुआ है ये रहेगा कितनी देर? तो आप जानते हो, क्योंकि इस फील्ड वाइंडिंग का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, डैम्पर वाइंडिंग का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उसके टाइम कांस्टेंट के अकॉर्डिंग ये जो फॉर्मूला होता है T-T/2, ये फॉर्मूला आपने सुना होगा। तो इसके टाइम कांस्टेंट के अकॉर्डिंग ये डीके हो जाएगा, ये डाई आउट हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे कम हो जाएगा। इस तरह का जो कर्व होता है अभी आपने देखा भी था, उसमें जो डायरेक्ट फेजेस में, आर्मेचर के फेजेस में जो डीसी करंट इंड्यूस हुई थी वो इसी तरीके से डाई आउट हो रही थी, जो आपने डस्ट करके लाइन देखी थी। ठीक है, तो जो फील्ड वाइंडिंग और डैम्पर वाइंडिंग में जो डायरेक्ट करंट इंड्यूस्ड हुआ है, ध्यान से सुनिए,
फील्ड वाइंडिंग और डैम्पर वाइंडिंग में जो डायरेक्ट करंट इंड्यूस्ड हुआ है वो अपने रेस्पेक्टिव खुद की वाइंडिंग के टाइम कांस्टेंट के अकॉर्डिंग डाई आउट हो जाएंगे, डीके हो जाएगा। ठीक है, तो अब होगा क्या कि पहले कौन सा होगा बाद में कौन सा होगा। तो चूंकि डैम्पर वाइंडिंग का टाइम कांस्टेंट फील्ड वाइंडिंग के टाइम कांस्टेंट के कंपैरिजन में काफी कम होता है, इसलिए डैम्पर वाइंडिंग का जो इंड्यूस्ड डीसी करंट है वो पहले डाई आउट हो जाएगा। ये 2 से 3 साइकिल के अंदर डाई आउट हो जाएगा। उसके बाद जो फील्ड वाइंडिंग का करंट है वो डाई आउट हो जाएगा और उसके बाद फील्ड वाइंडिंग में जो डीसी करंट इंड्यूस हुआ है वो डाई आउट हो जाएगा। तो इतनी बात भी मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ वो कुछ जो आपके सिलेबस से डायरेक्ट टॉपिक है उन पे मैं आता हूँ। ये बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं एक फेजर डायग्राम आपको बना देता हूँ कि अगर मेन फील्ड फ्लक्स फाई एफ है, तो मेन फील्ड फ्लक्स फाई एफ है, तो जो ईएफ होगा वो उससे 90 डिग्री पीछे होगा, ईएफ उससे 90 डिग्री पीछे होगा। और क्योंकि प्योर लेगिंग करंट की नेचर की करंट फ्लो हो रही है, तो प्योर लेगिंग नेचर की करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे हो। और शॉर्ट सर्किट के टाइम टर्मिनल वोल्टेज 0 है। टर्मिनल वोल्टेज 0 है, इसका मतलब जितना ईएफ इंड्यूस्ड हुआ है आर्मेचर वाइंडिंग में पूरा का पूरा कहां पर ड्रॉप हो जाना चाहिए, इन दोनों में। तो इन दोनों में पूरा का पूरा ड्रॉप हो जाना चाहिए। इसका मतलब वीटी को कितना हो जाना चाहिए, 0। तो इस तरह ये कितना हो जाएगा, आर्मेचर वाइंडिंग में से शॉर्ट सर्किट आर्मेचर करंट इनटू x1 की वैल्यू कितनी है, इन दोनों का सम, x से a और x से r का सम x1। तो पूरा का पूरा वोल्टेज कहाँ हो जाएगा, ये जो जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज शॉर्ट सर्किट के केस में 0 हो जाता है, जब यहाँ से शॉर्ट होगा तो 0 है। तो ये जितना वोल्टेज इंड्यूस हुआ है आर्मेचर वाइंडिंग के किसी भी एक फेज में, पूरा का पूरा वोल्टेज इन दोनों रिएक्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, मतलब यहीं पर कंज्यूम हो जाएगा। तो ये जस्ट इसके अपोजिट, और आप करोगे भी सही तो इंडक्टर पे जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, -j/x। ठीक है, ये होता है। तो ये हो जाएगा इसका वोल्टेज। ठीक है, तो ये शॉर्ट सर्किट के केस में इसका फेजर डायग्राम हो गया। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ कि 3 तरह के पीरियड होते हैं हमारे इसमें। हमने जो ये कैटेगरी जो बनाई इसमें कि जैसे ही फॉल्ट होते ही क्या हुआ, जो मेन फील्ड फ्लक्स है वो कम होना चाहता है, लेकिन फील्ड वाइंडिंग और डैम्पर वाइंडिंग में करंट इंड्यूस्ड हो गया, वो उसको कम नहीं होने दे रहा। ठीक है, तो और फिर क्या हो रहा है, डैम्पर वाइंडिंग की करंट पहले डाई आउट हो रही है, फिर फील्ड वाइंडिंग की करंट डाई आउट हो रही है। तो ये जो कि पूरी घटना है, उस पूरी घटना को हम कुछ टाइम पीरियड में डिवाइड कर देते हैं। और वो टाइम पीरियड कौन सा है, सब ट्रांजिएंट पीरियड, ट्रांजिएंट पीरियड एंड स्टेडी स्टेट पीरियड। स्टेडी स्टेट पीरियड कौन सा है, जब डैम्पर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों की करंट डाई आउट हो रही है। तो मैं इसको अलग से आपको बता देता हूँ। वो क्या है कि किसी भी एक फेज की शॉर्ट सर्किट करंट को, आर्मेचर शॉर्ट सर्किट करंट को, किसी भी एक फेज के आर्मेचर शॉर्ट सर्किट करंट को अगर हम ड्रॉ करना चाहें टाइम के रेस्पेक्ट में, इधर बनाते हैं। किसी भी एक फेज की आर्मेचर शॉर्ट सर्किट करंट को अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो क्या हो रहा है कि इसको हम 3 टाइम पीरियड में डिवाइड करना चाहते हैं। एक सब ट्रांजिएंट टाइम पीरियड, एक ट्रांजिएंट टाइम पीरियड एंड एक स्टेडी स्टेट टाइम पीरियड। वन इज ट्रांजिएंट, फर्स्ट वन इज सब ट्रांजिएंट, सेकंड वन इज ट्रांजिएंट एंड थर्ड वन इज स्टेडी स्टेट टाइम पीरियड। तो हम क्या कहेंगे, सब ट्रांजिएंट टाइम पीरियड कौन सा है। सबसे पहले मैं ऐसे वर्बली आपको बताता हूँ कि सब ट्रांजिएंट टाइम पीरियड कौन सा है। सब ट्रांजिएंट टाइम पीरियड वो है जैसे ही फॉल्ट हुआ उस टाइम से लेके जो डैम्पर वाइंडिंग में डीसी करंट इंड्यूस हुई थी, वो डीसी करंट डाई आउट हो गई, तब तक का समय को हमने बोल दिया ये है सब ट्रांजिएंट पीरियड। फिर हम कह रहे हैं जैसे ही डैम्पर वाइंडिंग की डीसी करंट डाई आउट हुई, वहां से लेके जब तक फील्ड वाइंडिंग की करंट डाई आउट हुई, उस टाइम को हमने बोल दिया ट्रांजिएंट पीरियड। और उसके बाद
क्योंकि फील्ड वाइंडिंग की करंट भी डाई आउट हो चुकी है, डैम्पर वाइंडिंग की करंट भी डाई आउट हो चुकी है, तो हमारा जो सिस्टम है वो नॉर्मल कंडीशन में आ गया है। तो उसके बाद के टाइम हमने बोल दिया स्टेडी स्टेट टाइम पीरियड। तो इसकी अगर हम वेवफॉर्म बनाना चाहें तो इसकी वेवफॉर्म किस तरह की बनेगी वो भी मैं आपको बना के बता दूँ। ये है एक स्टेडी स्टेट एनवेलप, सपोज करो एक्सट्रापोलेशन ऑफ स्टेडी स्टेट एनवेलप। दूसरा है ये ठीक है। तो जो इस तरह की भी करंट आपको मिलेगी, इस तरह की करंट आपको मिलेगी किसी भी एक फेज के लिए करंट करें, इस तरह की करंट आपको मिलेगी, उसको हम बोलेंगे शॉर्ट सर्किट आर्मेचर करंट। देखिए जो 1 से 2 साइकिल का टाइम है, ये इसको हम बोलेंगे सब ट्रांजिएंट पीरियड, सब ट्रांजिएंट पीरियड। और उसके बाद का जो टाइम है उसको हम बोलेंगे ट्रांजिएंट पीरियड, ट्रांजिएंट पीरियड। और उसके बाद इधर का जो टाइम है ये वाला, इसको हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट। ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि सब ट्रांजिएंट टाइम है, आर्मेचर में करंट मैक्सिमम है, उसके बाद ट्रांजिएंट में उससे कम है, और स्टेडी स्टेट टाइम में सबसे कम है किसी भी एक आर्मेचर फेज में। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, जो शॉर्ट सर्किट आर्मेचर करंट है किसी भी फेज में वो सब ट्रांजिएंट पीरियड में सबसे ज्यादा है, उसके बाद ट्रांजिएंट में और कम हो गई है, और उसके बाद स्टेडी स्टेट में एक जो पर्टिकुलर वैल्यू है स्टेडी स्टेट के अकॉर्डिंग वो ही करंट है, वो इन तीनों में सबसे कम है। अब वापस हम आते हैं, ये हमने बना दिया टाइमिंग डायग्राम किसी भी एक फेज का, सब ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट पीरियड को लेकर, स्टेडी स्टेट पीरियड। ठीक है। अब हम वापस आते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया था, सब ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट पीरियड वगैरह क्या है उसके बारे में जो डिस्कस किया था उस पर वापस आते हैं। जो हमने अभी सर्किट डायग्राम बनाया था, क्या बनाया था, एक ईएफ है, आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस है और आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस HA। फ्रेंड्स हुआ क्या, जैसे ही फॉल्ट आई, फॉल्ट आने की वजह से डैम्पर वाइंडिंग में करंट इंड्यूस हुआ, डीसी करंट, फील्ड वाइंडिंग में डीसी करंट इंड्यूस हुआ, और क्या हुआ, आर्मेचर वाइंडिंग में भी डीसी करंट इंड्यूस हुआ, आर्मेचर वाइंडिंग की तीनों फेजेस में भी डीसी करंट इंड्यूस हुआ। तो फॉल्ट की वजह से एक म्यूचुअल कपलिंग बन गई बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। और स्टेटर और रोटर का मतलब क्या है, बिटवीन स्टेटर वाइंडिंग एंड रोटर्स वाइंडिंग। और रोटर्स पे कौन कौन सी वाइंडिंग है, डैम्पर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, और आर्मेचर पे कौन सी वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग, मींस स्टेटर पे आर्मेचर वाइंडिंग। तो तीनों वाइंडिंग के बीच में एक म्यूचुअल कपलिंग बन गई। समझ रहे हो आप कि स्टेटर पे कोई चीज हुई और उसका इफेक्ट हमारे को रोटर वाइंडिंग पे देखने को पड़ा, तो इसको बोलेंगे म्यूचुअल कपलिंग। तो इसी म्यूचुअल कपलिंग को हम स्टडी करना चाहते हैं। तो इस म्यूचुअल कपलिंग की वजह से क्या हुआ, फील्ड वाइंडिंग से डायरेक्ट, फील्ड वाइंडिंग में डायरेक्ट करंट इंड्यूस हुई, टेम्पर वाइंडिंग में डायरेक्ट करंट इंड्यूस हुई, और इस म्यूचुअल कपलिंग को हम एक रिएक्टेंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो सब ट्रांजिएंट पीरियड में क्या होगा कि डैम्पर वाइंडिंग का रिएक्टेंस भी पिक्चर में आ जाएगा, क्योंकि डैम्पर वाइंडिंग भी फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, तो डैम्पर वाइंडिंग का रिएक्टेंस भी पिक्चर में आ जाएगा। सिमिलरली जैसे ही फॉल्ट हुआ, क्योंकि डैम्पर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों में करंट इंड्यूस हुआ है, तो उनका रिएक्टेंस भी पिक्चर में आ जाएगा बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल कपलिंग। तो ये तीनों रिएक्टेंस हमको क्या करने पड़ेंगे, इसके इक्विवेलेंट सर्किट में दिखाने पड़ेंगे। तो इसको हमने बोल दिया XDW और इसको बोलते हैं हमने फील्ड वाइंडिंग XF। तो ये जो टोटल रिएक्टेंस होगा, ये मशीन का जो टोटल रिएक्टेंस होगा, इसका सम आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस, आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस, डैम्पर वाइंडिंग रिएक्टेंस एंड फील्ड वाइंडिंग रिएक्टेंस, बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल कपलिंग ऑफ द मशीन जब भी फॉल्ट होगा उस केस में। तो ये तीनों रिएक्टेंस पिक्चर में आ जाएंगे। तो अगर हमको सब ट्रांजिएंट, और ये कौन सा पीरियड है, जैसे ही फॉल्ट आती है कौन सा पीरियड स्टार्ट होता है, सब ट्रांजिएंट पीरियड। तो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस हमको निकालना होगा। तो ये तीनों रिएक्टेंसों का इक्विवेलेंट सर्किट के हिसाब से इनको सोल्व करके हमको निकालना पड़ेगा। और इसको हम सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस को XD से रिप्रेजेंट करते हैं। XD क्या होगा, XAL आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस,
प्लस इन तीनों का पैरेलल सोल्व करते हो। इन तीनों को क्या करो आप, एक्स डी डब्ल्यू इसका पैरेलल, एक्स ए आर इसका पैरेलल, एक्स फील्ड वाइंडिंग के, इनको पैरेलल सोल्व करके हम क्या करेंगे, सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस क्या होगा, क्योंकि ट्रांजिएंट पीरियड में डैम्पर वाइंडिंग की करंट डाई आउट हो जाती है, तो डैम्पर वाइंडिंग का रिएक्टेंस हम यहाँ से हटा देंगे। तो हम इसको सोल्व करके हम क्या कर लेंगे, ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, ये एच डी डबल डैश क्या है, सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, फिर हम क्या निकाल लेंगे, एच डी डैश ट्रांजिएंट रिएक्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ही ट्रांजिएंट पीरियड खत्म होता है, फील्ड वाइंडिंग की करंट भी डाई आउट हो जाती है। क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग की करंट भी डाई आउट हो जाती है। तो अभी दोनों का सम क्या निकाल लेंगे, स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस एचडी दैट इज इक्वल टू सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्सेस। तो एचडी है, एक्सडी है स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस, एचडी डैश है ट्रांजिएंट रिएक्टेंस और एचडी डबल डैश है सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। अब इन तीनों में से अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, तो सबसे ज्यादा एक्सडी की होगी स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस की, फिर उससे कम किसकी होगी, ट्रांजिएंट रिएक्टेंस की होगी, और सबसे कम किसकी होगी, सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस की वैल्यू। तभी तो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस की वैल्यू क्योंकि सबसे कम है, इस सर्किट का रिएक्टेंस सब ट्रांजिएंट टाइम में सबसे कम है, इसीलिए तो सब ट्रांजिएंट टाइम में शॉर्ट सर्किट आर्मेचर करंट सबसे ज्यादा है। ठीक है, सब ट्रांजिएंट पीरियड में आर्मेचर शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू सबसे ज्यादा है। और सिमिलरली वैसे ही हम अगर ट्रांजिएंट करंट, सब ट्रांजिएंट करंट और स्टेडी स्टेट करंट की बात करें तो आईडी डबल डैश सब ट्रांजिएंट करंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, ट्रांजिएंट करंट की वैल्यू उससे कम होगी और स्टेडी स्टेट करंट की वैल्यू सबसे कम होगी। आईडी इज इक्वल टू स्टेडी स्टेट करंट, आईडी डैश इज इक्वल टू ट्रांजिएंट करंट एंड आईडी डबल डैश इज इक्वल टू सब ट्रांजिएंट करंट। अब इसको हम क्या करें, अगर इसको O से रिप्रेजेंट करें, इसको A से, इसको B से और इसको C से, तो क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है सब ट्रांजिएंट पीरियड के दौरान, तो इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, OC डिवाइड बाय रूट। ये किसकी वैल्यू है, करंट। तो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस एचडी डबल डैश की वैल्यू कितनी होगी, रिएक्टेंस क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। तो वोल्टेज तो कितना है, EF, वोल्टेज है EF डिवाइड बाय करंट कितनी है, OC डिवाइड बाय रूट। OC डिवाइड बाय रूट, और इसको क्या लिख सकते हैं, EF बटा ID डबल डैश। सब ट्रांजिएंट करंट की वैल्यू क्या है, ID डबल डैश। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सब ट्रांजिएंट की रिएक्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली ट्रांजिएंट रिएक्टेंस के लिए क्या करेंगे, OB डिवाइड बाय रूट 2, और स्टेडी स्टेट के लिए क्या करेंगे, OA डिवाइड बाय रूट 2, बिकॉज इट इज मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए उसकी आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए रूट 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हम सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंसेस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये दोनों चीजें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत फायदा करने वाली है, इसलिए इनको आपको याद रखना है, इनको भूलना नहीं है। सिमिलरली इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है, इस रिलेशन को भी आपको याद रखना है कि कौन से टाइम की करंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, कौन से टाइम की करंट सबसे कम होती है। तो स्टेडी स्टेट सबसे कम होती है, सब ट्रांजिएंट सबसे ज्यादा होती है, और ट्रांजिएंट की दोनों के बीच की। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हम ट्रांजिएंट, सब ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो में हमने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू वेरी मच।